ये एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री के चैप्टर 4 पर बनाए गए वीडियो का थर्ड पार्ट है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ब्रिटिश रूल के कारण ट्राइबल लाइफ पे क्या क्या प्रभाव पड़ा, किस तरह से वे प्रभावित हुए। जो वहाँ के ट्राइबल चिफ्स होते थे उनका पावर कम हो गया था और वो मात्र उनका ब्रिटिश का प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव बनकर केवल रह गए थे। उसके बाद झूम कल्टीवेटर्स जो कि एक जगह ठहर कर नहीं रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर खेती करते थे, उनके लिए लैंड सेटलमेंट लाया गया ताकि वह प्लव का यूज करके एक जगह ठहर कर खेती कर सके। लेकिन इसके कारण कल्टीवेटर्स का नुकसान ही हुआ, क्योंकि हलों से खेती करने पर उनके खेत से अच्छी उपज नहीं होती थी। इसके बाद जो फॉरेस्ट लॉ लाया गया, जिसके तहत आदिवासियों को फ्री रूप से जंगल में घूमने, वहाँ पर खेती करने, उसके बाद फ्रूट्स कलेक्ट करने या फिर हंटिंग पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। और ट्राइबल्स जो थे वो डायरेक्टली कनेक्टेड थे फॉरेस्ट से, इसलिए उनको काम और रोजगार की तलाश में दूसरे जगह जाना पड़ रहा था और इसके कारण बहुत सारा विद्रोह भी हुआ। अब जानते हैं द प्रॉब्लम विद ट्रेड, व्यापार के साथ क्या क्या समस्याएं आई। 19वीं सेंचुरी के दौरान ट्राइबल ग्रुप्स ने पाया कि ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स फॉरेस्ट में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे फॉरेस्ट प्रोड्यूस यानी कि वनों से जो मिलता था उत्पाद, उसको खरीदना चाहते थे। उसके बाद लोन कैश में ऑफर करते थे, देते थे कर्ज। उसके बाद ट्राइब्स को मजदूरी पर रखना चाहते थे। इसी सब के लिए वो बार बार जंगलों में आ रहे थे और इस सब का प्रभाव क्या होने वाला था उनके जीवन पर, इसको समझने में ट्राइबल ग्रुप्स को थोड़ा सा टाइम लगा। इसके प्रभाव को समझने के लिए हम सिल्क ग्रोअर्स की स्थिति को पहले समझते हैं। 18वीं सेंचुरी में इंडियन सिल्क का यूरोपियन मार्केट में भारी डिमांड था। इंडियन सिल्क की जो क्वालिटी थी उसके कारण उसका वैल्यू काफ़ी ज़्यादा था और इंडिया से सिल्क का एक्सपोर्ट तेज़ी से बढ़ने लगा था। और जैसे जैसे मार्केट एक्सपैंड हुआ वैसे वैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे वो बढ़ते डिमांड को पूरा करने के लिए सिल्क प्रोडक्शन पर जोर देने लगे। हजारीबाग जो कि अभी के झारखंड में है, ये ऐसा एरिया था जहाँ पर संथाल्स जो कि ट्राइब्स है, ये कुकून्स पालते थे। सिल्क ट्रेडर्स अपने एजेंटों को भेजकर ट्राइबल पीपल को लोन देते थे और उनसे कुकून्स इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कुकून्स के लिए सिल्क ग्रोअर्स को 3 से 4 रुपये मिलता था। उसके बाद इसे बर्दवान या फिर गया भेज दिया जाता था, जहाँ पर इन कुकून्स को 5 गुने दाम पर बेचा जाता था। मिडिल मैन जो कि एक्सपोर्टर और सिल्क ग्रोअर्स के बीच में डील अरेंज करते थे, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाते थे इसमें और सिल्क ग्रोअर्स को बहुत कम कमाई होती थी और इसलिए बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप मार्केट और ट्रेडर्स को अपने मेन एनिमी के रूप में, मुख्य दुश्मन के रूप में देखने लगे थे। इस फिगर में हजांग वुमन को मैट बुनते हुए यानी कि चटाई बुनते हुए दिखाया गया है। औरतों के लिए डोमेस्टिक वर्क, घरेलू काम केवल घर तक ही सीमित नहीं था, वे फील्ड्स और फैक्ट्रीज मतलब खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। अब है द सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले ट्राइब्स की दशा और भी ज़्यादा खराब थी। 19वीं सेंचुरी के लास्ट से टी प्लांटेशन भी फैलने लगा था और माइनिंग एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गया था। असम के टी प्लांटेशंस में, चाय बागानों में और झारखंड के कोल माइंस में, कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। उन्हें कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू मतलब ठेकेदार के थ्रू भर्ती किया जाता था, जो उन्हें बहुत कम पैसे देते थे, कम वेतन देते थे और घर जाने से भी रोकते थे। यहाँ पर 1948 में बिहार में कोयला खदानों में काम करने वाले मजदूरों को दिखाया गया है। 1920s में बिहार के झरिया और रानीगंज कोल माइंस जो कि अब झारखंड में है, यहाँ पर
50% माइनर्स जो थे वो ट्राइबल्स थे। डार्क और सफोकेटिंग माइंस के डीप में गहराई में काम करना बहुत ही डेंजरस था। इसमें अक्सर लोगों की जान जाती थी। 1920s में इंडिया के कोल माइंस में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। नेक्स्ट है अ क्लोजर लुक। 19th और 20th सेंचुरी के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में ट्राइबल ग्रुप्स ने लॉ में जो चेंजेस किए जा रहे थे, उनके प्रैक्टिसेस में जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे थे, उनको जो टैक्स पे करना पड़ रहा था, और ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स जो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, इस सब के खिलाफ उन्होंने कई बार विद्रोह किया। 1831 से 1832 के बीच कोल ने, उसके बाद 1855 में संथाल ने विद्रोह कर दिया। उसके बाद 1910 में सेंट्रल इंडिया में बस्तर रिवेलियन और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली रिवोल्ट हुआ। बिरसा मुंडा भी जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वो इसी तरह का मूवमेंट था, विद्रोह था। अब जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। बिरसा मुंडा का जन्म 1870s के मिड तक हुई थी, मध्य तक हुई थी। इनके पिता काफ़ी गरीब थे और बोहोंडा फॉरेस्ट के आसपास ये पले बढ़े थे, जहाँ पर वो सीप यानी कि भेड़ चराते थे, बांसुरी बजाते थे और जो लोकल अखाड़ा था वहाँ पर डांस करते थे। गरीबी के कारण उनके पिता को काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अपने एडोलिसेंट एज में ही, किशोरावस्था में ही, बिरसा ने पास्ट में हुई मुंडा विद्रोहों की कहानी सुनी थी। उन्होंने कम्युनिटी के लीडर्स को, सरदारों को, लोगों को रिवोल्ट के लिए अर्ज करते हुए, आह्वान करते हुए देखा था। उनके कम्युनिटी के लोग गोल्डन एज की बात किया करते थे, जब मुंडाज दिकूज के ऑपरेशन से, मतलब आउटसाइडर के ऑपरेशन से पूरी तरह से आज़ाद थे। वे कहा करते थे कि एक ऐसा समय आएगा जब उनकी कम्युनिटी को उनका एंसेस्ट्रल राइट फिर से मिल जाएगा, वापस मिल जाएगा। वे खुद को इलाके के ओरिजिनल सेटलर्स, मतलब मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई, मतलब मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे और लोगों को याद दिला रहे थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा लोकल मिशनरी स्कूल जाने लगे थे, जहां उन्हें मिशनरीज का उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा स्वर्ग का साम्राज्य पा सकता है और उन्हें उनका खोया हुआ अधिकार वापस मिल सकता है अगर वे एक अच्छे क्रिश्चियन बन जाए और बुरी आदतों को छोड़ दे, तो ऐसा संभव हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक प्रोमिनेंट वैष्णव प्रीचर, मतलब एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और प्योरिटी और पीटी, मतलब शुद्धता और दया पर जोर देने लगे। बिरसा अपने बढ़ते एज में, यानी कि किशोरावस्था में, जिन विचारों के संपर्क में आए उससे वो गहरे तौर पर प्रभावित थे। उनका जो मूवमेंट था, उनका जो आंदोलन था, वो ट्राइबल सोसाइटी, मतलब आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से अर्ज किया, आह्वान किया कि वो शराब पीना छोड़ दे, गाँव को साफ रखे और विच क्राफ्ट एंड सॉर्करी, मतलब जादू टोने में विश्वास नहीं रखे। बिरसा ने मिशनरीज और लैंडलॉर्ड्स का भी लगातार विरोध किया। वे उन्हें आउटसाइड फोर्सेस मानते थे, मतलब बाहरी लोग मानते थे, जो मुंडा के जो लाइफ स्टाइल थे, उनका जो जीवन शैली था, उसको बर्बाद कर रहा था। 1895 में बिरसा ने अपने फॉलोअर्स से उनके ग्लोरियस पास्ट, मतलब गौरवपूर्ण अतीत को फिर से रिकवर करने का आह्वान किया।
वे पास्ट के गोल्डन एज की बात करते थे, जो एक सतयुग था, एज ऑफ ट्रूथ, जब मुंडा अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, एम्बैंकमेंट यानी कि तटबंध बनाते थे, उसका नेचुरल स्प्रिंग्स सबको कंट्रोल करते थे, ट्रीज और ऑर्चर्ड्स लगाते थे, उसके बाद खेती करके अपना जीवन व्यतीत करते थे, खेती से अपनी कमाई करते थे। वे अपने रिलेटिव्स को, रिश्तेदारों को मारते नहीं थे और ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग फिर से अपने ज़मीन पर काम करें, एक जगह टिके रहे और अपने खेतों में काम करें। ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिरसा मूवमेंट का जो पॉलिटिकल एम था उससे परेशान थे, क्योंकि बिरसा का जो आंदोलन था उसका मेन एम था मिशनरी, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट, इस सब को खदेड़ कर बाहर निकालना और वहाँ पर मुंडा राज स्थापित करना, जिसका हेड बिरसा होते। ये जितने भी फोर्सेस थे, मिशनरी, मनी लेंडर, लैंडलॉर्ड, गवर्नमेंट, इस सब को बिरसा मुंडा के कष्ट का कारण समझते थे। ब्रिटिश का जो लैंड पॉलिसीज था वो मुंडाओं के ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को बर्बाद कर रहा था, ख़त्म कर रहा था। लैंडलॉर्ड और मनी लेंडर उनके ज़मीन ले लेते थे और जो मिशनरीज थे वो उनके ट्रेडिशनल कल्चर को क्रिटिसाइज करते थे, उनकी आलोचना करते थे। जैसे जैसे विद्रोह फैला, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इनके खिलाफ एक्शन लेने का डिसाइड किया। उन्होंने 1895 में बिरसा को अरेस्ट कर लिया और रायोटिंग के आरोप में, मतलब दंगे फसाद के आरोप में, उन्हें 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई। जब 1897 में बिरसा को रिलीज किया गया, जेल से छुटकारा मिला, तो फिर से वो गांव-गांव घूमकर सपोर्ट गैदर करने लगे, मतलब समर्थन जुटाने लगे। वे लोगों को जगाने के लिए, उकसाने के लिए ट्रेडिशनल सिंबल और लैंग्वेज यूज करते थे, उनसे अर्ज करते थे, आह्वान करते थे कि उनके लीडरशिप में, यानी कि बिरसा के लीडरशिप में अपने किंगडम को स्थापित करने के लिए रावणा यानी कि दिक्कूज, आउटसाइडर और यूरोपियन को डिस्ट्रॉय कर दे, बर्बाद कर दे। बिरसा के फॉलोअर्स ने दिक्कू और यूरोपियन पावर के सिंबल्स को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक कर दिया, चर्चेज पर अटैक कर दिया, उसके बाद मनी लेंडर और ज़मींदार की जो प्रॉपर्टी थी उस पर धावा बोल दिया। वाइट फ्लैग जो था वो बिरसा राज का प्रतीक था। 1900 में कॉलरा की वजह से बिरसा की मृत्यु हो गई और उनका जो आंदोलन था वो ठंडा पड़ गया। लेकिन ये आंदोलन 2 मामलों में सिग्निफिकेंट थी, महत्वपूर्ण थी। पहला, इसने कॉलोनियल गवर्नमेंट को ऐसे लॉ लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दिक्कूज आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। और दूसरा कि इसने फिर से एक बार साबित कर दिया कि इनजस्टिस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने, यानी कि अन्याय का विरोध करने और कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट अपना गुस्सा व्यक्त करने में आदिवासी लोग भी सक्षम हैं। और उन्होंने अपने स्पेसिफिक वे, मतलब अपने खास अंदाज में, अपने खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ये पोस्टल स्टाम्प है जो कि बिरसा मुंडा के याद में इशू किया गया था। अगले वीडियो में हम 5th चैप्टर के बारे में जानेंगे।